अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या आपने हर पेमेंट के ऊपर टैक्स काटना है? कितनी अमाउंट की लिमिट के ऊपर आपने टैक्स काटना है? क्या तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सब ने टैक्स डिडक्ट करना है? इसकी क्या लिमिट है? किन लोगों ने टैक्स नहीं काटना और किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपने टैक्स चार्ज नहीं करना? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आपको पता है जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया कि एक सेल है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर एक्सपेंस आता है, आप सैलरी भी पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं। उसके बाद कुछ आपके पास अदर एक्सपेंसेस में हम कह सकते हैं ऑफिस सप्लाई है, कोई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, कोई यूटिलिटीज आप पे कर रहे हैं। अब जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने इस पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करना है या नहीं करना। ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर हमने देखा है कि काफ़ी क्लैरिटी होती भी नहीं है। मतलब ये है कि जिन लोगों ने टैक्स नहीं डिडक्ट करना वो भी डिडक्ट कर रहे हो, जिन लोगों ने डिडक्ट करना है वो कर नहीं रहे। तो एक कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम दोबारा इस एग्जांपल पे आएंगे और यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। फिर उम्मीद है हमारी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि टैक्स का मतलब क्या है, किसने डिडक्ट करना है और किसने नहीं करना। तो फॉर एग्जाम्पल कोई के अंदर रजिस्टर्ड होना है तो आप कितनी तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सबसे पहले तो हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है। तो एफबीआर में रजिस्टर्ड होने के लिए या तो आप क्या है एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि पीवीटी कंपनी, यानी कि आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आप चाह रहे हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें। इसके साथ हमने कंपनी और अदर देन कंपनी के ऊपर एक लेक्चर देखा जिसमें मैंने बताया था कंपनी बनाने के क्या फायदे हैं, कंपनी बनाने के क्या नुकसान है। इसी तरीके से अदर देन कंपनी के क्या बेनिफिट है, यानी कि एओपी इंडिविजुअल के क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैंने कंपनी बनानी है कि नहीं बनानी वो काफी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट आता है एक कंपनी है, दूसरा अपने जेहन में रखना है अदर देन कंपनी, यानी कि अदर एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी और दूसरा क्या होगा अदर देन कंपनी। अब अदर देन कंपनी में आ सकते हैं, एक आ सकता है एज ए बिजनेस इंडिविजुअल आप रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब ये है कि आपने अपने आप को एज ए बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर करवाया, सोल प्रोप्राइटर करवा लिया आपने रजिस्टर्ड। या आप क्या करेंगे एज ए एओपी होंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया, ए और बी ने मिलके एक बिजनेस बना लिया। जैसे कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। इसी तरीके से एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसको कहते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये पार्टनरशिप है, एक से ज्यादा यानी कि एक या दो या इससे ज्यादा लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस बना लिया। अब ये जो इंडिविजुअल वाला आता है ये दो तरह का होता है। अगर आप इसमें सैलरी इंडिविजुअल भी रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं और एक आप प्योर बिजनेस इंडिविजुअल होते हैं जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं कि आप अपना बिजनेस जो है वो अपने एनटीएन के ऊपर ही कर रहे हैं, या सम टाइम आप सैलरी भी ले रहे होते हैं साथ आप बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो टैक्स में रजिस्टर्ड होने के लिए दो ही ऑप्शन है, या कंपनी है या अदर देन कंपनी है। अदर देन कंपनी में या आप एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होंगे या आप एज ए पार्टनरशिप बिजनेस में रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है टैक्स में रजिस्टर होने के लिए। वो एनजीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट है या एनपीओ है, वो एक दूसरा सिनेरियो। अभी हम सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वो इसके ऊपर जो हम ऊपर हमने पढ़ना है वो उस पर अप्लाई भी नहीं होगा। अब आता है कि जी आपने क्या टैक्स डिडक्ट करना है नहीं करना। मैं जो भी अभी बात करूंगा वो कंपनी के ऊपर और इंडिविजुअल दोनों के ऊपर करूंगा कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड हुए हैं तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हुए हैं तो क्या करना है। दोनों को मैं कंबाइन पैरेलल लेके चलूंगा ताकि हमारी चीजें साथ साथ क्लियर हो। अब आता है जी आपने फॉर एग्जांपल ये सेल की, लेट से आपने 10 मिलियन की सेल की और आपने जो पेमेंट की यानी कि आपकी कॉस्ट थी 5 मिलियन थी। अब जब आप किसी से कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके बाद आपने पेमेंट भी करनी होती है। पेमेंट करते हुए कानून आपको ये कहता है कि आपने जो भी पेमेंट करनी है आपने टैक्स विदहोल्ड करना है, लेकिन कुछ उसने हमें एग्जम्पशंस भी दे दी कि ये बंदा करेगा ये नहीं करेगा। तो अगर पेमेंट करते हुए आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब हम ये कह सकते हैं कंपनी है, तो फिर तो आपने जो पेमेंट जितनी भी करनी है 5 मिलियन की, इसके ऊपर आपने वेंडर का विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 मिलियन आप पे कर रहे हैं और इसका 5% या 5.5% जो भी रेट होगा वो आपने डिडक्ट करना है और बाकी अमाउंट जो है वो वेंडर को पे करना है। अब ये जो 5.5 आएगा ये आप क्या करेंगे, एफबीआर को जमा करवाएंगे। ये बाय लॉ एक कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसने ये काम करना है। उसकी चाहे आज उसने बिजनेस स्टार्ट किया है या पिछले 50 साल से काम कर रहा है, वो बाय लॉ उसकी बाय डिफॉल्ट उसने जो भी पेमेंट करनी है उसने टैक्स विदहोल्ड करना है, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है। अब आता है पॉइंट कि अगर आप एज ए एओपी रजिस्टर्ड हैं या आप एज ए बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हैं,
तो आपने क्या पेमेंट करते हुए 5 मिलियन की पेमेंट करते हुए टैक्स विदाइल करना है? तो यस भी है और नो भी है। ज्यादातर ये नो होता है। यस इस तरह होता है कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, मतलब ये है कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस बड़ा कम है, साल की 1 करोड़ की सेल है, आपके पास स्टाफ नहीं है, आपको नहीं पता चीजें कैसे मैनेज करनी है टैक्स की, तो यहां पे कानून ने आपको थोड़ी सी स्पेस दे दी। कानून ये कहता है कि अगर पिछले 3 सालों में आपकी जो सेल है वो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ऊपर चली गई, तो फिर आप एक अच्छे बिजनेस में या सफिशिएंट बिजनेस में, या आपका जो बिजनेस है वो एक खास लेवल तक हो चुका है, अब आपने टैक्स विदड्रॉ करना है। अगर आपकी लिमिट पिछले 3 सालों में 100 मिलियन से कम रही तो फिर आपने टैक्स विदड्रॉ नहीं करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपकी सेल है 10 मिलियन, तो क्या आपने 5 मिलियन की पेमेंट करते हुए टैक्स विदड्रॉ करना है? तो नो, आपने नहीं करना। आप किस सिचुएशन में करेंगे? जब आपका बिजनेस में ये लिमिट 100 मिलियन वाली अचीव होगी तो फिर आप टैक्स विदड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट में ही आपको तो एक बेनिफिट मिल गया कि अगर आप एओपी रजिस्टर्ड हैं या आप बिजनेस इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हैं, यानी कि अदर देन कंपनी, जैसे हमने नीचे डिस्कस किया, तो आपने जनाब कोई टैक्स विदड्रॉ नहीं करना, आप 5 मिलियन वैसे ही पे कर देंगे। अगर 100 मिलियन की कंडीशन मीट होगी तो आप विदड्रॉ करेंगे। 100 मिलियन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, क्यों रखा गया है कि आज बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस चल नहीं रहा, टैक्स डिडक्शन शुरू हो जाएगी, एक तरफ बिजनेस नहीं चल रहा, दूसरी तरफ एफबीआर के मसले स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? उसको समझ नहीं आएगी, वो बंद कर देगा या वो टैक्स जमा नहीं कराएगा, उसको पता नहीं होगा, बाद में पेनल्टी पड़ जाएगी। तो इस वजह से कानून ने कह दिया कि जब 10 करोड़ से ऊपर जाएगी तो एक बिजनेस चल चुका होगा, रनिंग में आ गया होगा, लोग रखे जा चुके होंगे, लीगल टीम होगी, टैक्स की टीम होगी, बंदा मैनेज कर सकता है, फिर आप टैक्स विदड्रॉ करें, उससे पहले आप विदड्रॉ ना करें। उसके बाद अब आता है जी, ये करने के बाद ना आपके एक्सपेंस आ जाते हैं। एक्सपेंस में भी मैं उसी तरीके से 2 बात करूंगा, सेम उसी तरीके से कंपनी अगर सैलरी कंपनी पे कर रही है या अदर देन कंपनी है। अदर देन कंपनी में अब आपने याद रखना है, हम एओपी और बिजनेस इंडिविजुअल की बात करेंगे। अदर देन कंपनी में टैक्स लैंग्वेज में ऐसे ही बात होती है, जब भी कभी बात होगी ऐसे ही बात होगी, कंपनी या अदर देन कंपनी। इस केस में अगर कंपनी है और वो टैक्सीबल सैलरी पे कर रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो उनके पास 10 लोग हैं और सब लोगों की सैलरी 6 लाख से ऊपर है, यानी कि मंथली 50,000 से ऊपर है, तो फिर क्या होगा? आपने जो टैक्स है वो विदड्रॉ करना है, कंपनी ने विदड्रॉ करना है। और अगर यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि 10 लोग हैं और हर किसी की सैलरी साल की यानी कि मंथली 50,000 से ऊपर है और साल की 6 लाख से ऊपर है, 50 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख है, अगर 60,000 है तो ऊपर अमाउंट निकलती है, यानी कि 6 लाख से अगर ऊपर अमाउंट साल की होगी तो दोनों ने टैक्स विदड्रॉ करना है। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप जनाब आपका टर्नओवर ज्यादा हो या कम हो, दोनों केस में आपने विदड्रॉ करना है। अब हम आते हैं रेंट के ऊपर। रेंट के केस में भी सेम यही सिचुएशन आप अप्लाई करेंगे। एक आप क्या है, कंपनी को पे कर रहे हैं, आप एज ए कंपनी पे कर रहे हैं, दूसरा हम ये कहते हैं अदर देन कंपनी। तो कंपनी के केस में चाहे जितना मर्जी रेंट है, अगर वो रेंट के केस में आपको पता है 3 लाख का स्लैब है कि अगर आप 3 लाख से ऊपर एनुअल रेंट पे कर रहे हैं, मंथली मेरे ख्याल में तकरीबन 50,000 बनता है, इससे ऊपर 30,000 है या पता नहीं शायद जितनी अमाउंट बनती है, अगर आप उससे ऊपर पे कर रहे हैं तो आपने टैक्स विदड्रॉ करना है। जैसे सैलरी के केस में 6 लाख से ऊपर सैलरी पे करें तो आपने विदड्रॉ करना है। इससे नीचे नीचे सैलरी होगी साल की, यानी कि एक बंदे की 50,000 से नीचे नीचे मंथली सैलरी होगी तो टैक्स नहीं काटना आपने। इसी तरीके से अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और उस इंडिविजुअल रेंट की बात हो रही है, मतलब आपके पास 3 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग का किराया 5 लाख है दे रहे हैं आप, एक का 10 लाख दे रहे हैं और एक का आप 2 लाख दे रहे हैं, तो 5 लाख पे भी आपने डिडक्ट करना है, 10 पे भी करना है, 2 पे नहीं करेंगे क्योंकि 2 जो है वो 3 लाख से उस लिमिट से ही कम है। तो इस वजह से कानून ये कहता है यहां पे आपने डिडक्ट नहीं करना। लेकिन कंपनी ने कोई जितनी अगर 3 लाख से ऊपर जितनी भी बिल्डिंग है सब पे टैक्स विदड्रॉ करना है। अब आता है अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी में कानून ये कहता है कि ये जो एक्सपेंस होता है ना पूरे साल का, यानी कि जब टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं पूरे साल का रेंट होता है, तो अगर ये अमाउंट 1.5 मिलियन से ऊपर चली गई, मतलब ये है कि 1.5 मिलियन से ऊपर अगर आप चले जाते हैं साल का, यानी कि 15 लाख से ऊपर रेंट पे कर रहे हैं, एक बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, इस अमाउंट में आपकी 2-3 बिल्डिंग आ सकती है, मतलब कोई 5 लाख हो सकता है, कोई 10 लाख हो सकता है, कोई 2 लाख हो सकता है, जितनी भी टोटल अमाउंट की बात हो रही है कि अगर टोटल रेंट तमाम बिल्डिंग्स को मिला के अगर एक से ज्यादा है तो एक 15 लाख से ऊपर है, तो फिर जनाब आपने टैक्स विदड्रॉ करना है सेम एज इट जैसे कंपनी ने किया है, फिर आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। लेकिन अब ये भी देखें वही चीज लिंक की गई है कि अगर एक बंदे का बिजनेस ज्यादा है तो जारी बात है वो रेंट भी ज्यादा दे रहा होगा, रिसोर्सेज भी होंगे, टीम भी होगी, मैनेज भी कर लेगा,
लेकिन अगर एक बिजनेस का कम है तो उसका रेंट भी कम होगा, तो इस वजह से कानून ये कहता है कि आप टैक्स भी ना काटें। तो आप यहां से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सैलरी के केस में भी 6 लाख से ऊपर होगा तो डिडक्ट करना है, रेंट के केस में भी 15 से ऊपर होगा तो डिडक्ट करना है। ऊपर मैंने आपको बता दिया है कॉस्ट ऑफ सेल में भी जब वेंडर को पे करना है 100 मिलियन से ऊपर टर्नओवर होगा तो फिर आपने डिडक्ट करना है। तो स्टार्ट में आपके लिए काफी ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं, एग्जाम्पशंस हैं वो, या आप कह सकते हैं कि आपके लिए लेस कंप्लाइंस है, तो आपने भी जनाब विथड्रॉल नहीं करना। अगर वो अमाउंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमाउंट आती है 9 लाख या 10 लाख, तो आपने चाहे वो एक बिल्डिंग का रेंट 5 लाख से 3 लाख से ऊपर भी है, 5 लाख है, फिर भी आपने टैक्स विथड्रॉल नहीं करना, क्योंकि आपको कानून ने जो लिमिट दी है आप उस लिमिट से नीचे हैं, तो आपके लिए एग्जम्पशन है, कंपनी के लिए नहीं है। फिर आता है जी ऑफिस सप्लाई। सेम वही सिनेरियो है कि अगर कंपनी पे कर रही है तो जो भी अमाउंट होगी टैक्स विथड्रॉल करेगी, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो ऑफिस सप्लाई में क्या आ सकता है, कोई आपने ऑफिस के लिए जनाब इंटरटेनमेंट ले लिया, कोई चाय ले ली है, कोई दूध ले लिया ऑफिस में स्टाफ के लिए, कोई आपने दूसरी सप्लाई ले ली है ऑफिस में, कोई जो दूसरी सप्लाई होती है किसी भी तरह की, कोई टिश्यू पेपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं एज ए कंपनी है तो कानून ये कहता है कि आप काटें। बहरहाल ये एक सेपरेट टॉपिक है, फिर कभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसकी लिमिट भी अवेलेबल होती है कि आप उतनी अमाउंट तक टैक्स ना भी काटें तो एक एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि जनरल मार्केट से आप ले रहे होते हैं तो आप टैक्स कैसे काटेंगे यहाँ पे कानून। अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है हमने डिडक्ट करना है तो सारी पेमेंट के ऊपर कंपनी करेगी, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई टर्नओवर की लिमिट नहीं है। लेकिन अगर अदर देन कंपनी है तो फिर वही 100 मिलियन की लिमिट आपने फॉलो करनी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी सेम प्रोसेस कंपनी सब पे करेगी, लेकिन अगर आप अदर देन कंपनी है तो 100 मिलियन से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपने टैक्स विथड्रॉल नहीं करना। टर्नओवर का मतलब ये सेल, मैं दोबारा ये रिपीट कर देता हूं कि 100 मिलियन में क्यों कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आप 2000 यहां पे आप खड़े हुए हैं जनाब 2025 के अंदर, तो 2024, 2023 और 2022, तो ये आपके 3 साल बनते हैं। अगर इन 3 सालों में यहाँ पे आपकी सेल 90 मिलियन है, यहाँ पे आपकी सेल 80 मिलियन है और यहाँ पे आपकी सेल होगी 110 मिलियन, तो यहाँ पे इस साल में आके आप क्या होंगे, एज ए विदहोल्डिंग एजेंट रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी पिछले 3 सालों में 110 मिलियन हो गई है। अब फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि 2025 में आपकी सेल होगी है 90 मिलियन, 2026 में आपकी सेल होगी 80 मिलियन और 2027 में आपकी सेल होगी 70 मिलियन। तो अब 2028 में पिछले 3 साल जमा करें तो ये 100 मिलियन से कम है, तो अब अगले सालों में आप टैक्स नहीं काटेंगे क्योंकि आपकी लिमिट जो है वो कम हो गई है। तो ये 100 मिलियन पिछले 3 साल आपने याद रखना है कि अगर इस तरह होगा तो आपने जो टैक्स है पता नहीं 3 या 5 साल देख लीजिएगा, लेकिन 100 मिलियन की लिमिट यही है, ठीक है। उसके बाद सेम उसी तरीके से हम आते हैं कि अगर आप यूटिलिटी पे कर रहे हैं, SNGPL को पे कर रहे हैं, गैस की पेमेंट है, वापटा की पेमेंट है, तो आपने 100% पे कर देनी है, कोई टैक्स विथड्रॉल नहीं करना, क्योंकि कानून के मुताबिक जो है इनको आपने टैक्स चार्ज, इनका टैक्स विथड्रॉल नहीं करना। SRO मेरे ख्याल में 648 है शायद, उसको स्टडी कर लीजिएगा, पता नहीं वो फर्दर टैक्स का है, उसको देख लीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि इसके अगर आप इनको पेमेंट करेंगे तो जो टैक्स है वो विथड्रॉल नहीं होगा, या सॉरी ये सेक्शन 153 में लिखा होगा, SRO 648 तो फर्दर टैक्स से रिलेटेड है। तो आपने जब यूटिलिटी की पेमेंट करनी है तो अच्छा, अब 5वां पॉइंट ये आता है कि अगर आपने यूटिलिटी की पेमेंट करनी है तो फिर भी आपने 100% पेमेंट ट्रांसफर करनी है। ये भी कानून में लिखा हुआ है कि SNGPL हो, लेस्को हो, वापटा हो, आपने 100% पेमेंट कर देनी है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था, मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है कि जो बिजनेस हम कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और हर हेड के ऊपर बात की जाए। इसके अलावा अगर कोई दूसरे हेड भी आते हैं तो आपने कॉन्सेप्ट यही ध्यान में रखना है कि ये मैं कंपनी हूं, यानी कि नेचर आपने अपनी देखनी है, ये नहीं कि आप अगली पार्टी को देख रहे हो। मैं बात कर रहा हूं कि आपने 5 मिलियन पे करना, आप किस में एज ए क्या रजिस्टर्ड है, क्या आप कंपनी है या अदर देन कंपनी है। अगली पार्टी का तो स्टेप बाद में है ना कि हमने कैसे डिडक्ट करना है। वो जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं सेक्शन 153 में बड़ी डिटेल में हमने देखा कि आपने कैसे चेक करना है। आपने ये देखना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड है तो तमाम पेमेंट्स के ऊपर, अगर वो सैलरी उस लिमिट से ऊपर है, रेंट उस लिमिट से ऊपर है तो टैक्स विथड्रॉल करना है। बाकी तमाम पेमेंट में कानून ये कहता है कि आप टैक्स विथड्रॉल करें। वेयर एज अदर देन कंपनी में वो कहता है ठीक है सैलरी टैक्सेबल नहीं है ना काटें, रेंट टैक्सेबल नहीं है 1.5 मिलियन से नीचे है ना काटें, बाकी अमाउंट चूंकि आपकी टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर नहीं है तो फिर भी आप टैक्स ना काटें। तो ये एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो टैक्स में सोच समझ कर केयरफुली रजिस्टर्ड हो। ऐसे ना हो कि जी कंपनी बना लें, पीवीटी कंपनी नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, पीवीटी लिखा हुआ है, ऐसा करने से बाद में आपकी ये परेशानियां स्टार्ट हो जाएंगी, बिजनेस चले ना चले टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो इस वजह से आपने कंपैरिजन लाजमी देखना है। मैंने एक पहले लेक्चर बनाया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अदर देन कंपनी, बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी, उसको देख लीजिए। वहां पे और भी काफी चीजें हमने डिस्कस की है कि कंपनी बनाने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया।
जाकल्ला। मेरी कोशिश होती है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिकल सिनेरियो हो, जो हमें क्वेश्चंस आते हैं या मुझे जो फेस करने पड़ते हैं उसके ऊपर बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे से सीख सकें।